हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। ओके, तो अब थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं क्या कि अब प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोसेस। अब ये कोई आम इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है प्रोसेस, ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स की रिलेशन में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोसेस क्या चीज होगी, तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस का मतलब किसी एक स्टेट का चेंज होना इन अनदर स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट हो जाना, हम कहेंगे बीच में एक प्रोसेस हुआ है, तभी हमारी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आएगी। हाँ है ना। इसका मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो प्रोसेस तो आप क्या कह सकते हैं, change of state is known as process। हाँ है ना, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस है, ये तो हमें समझ में आ गया। स्टेट क्या चीज है, हमने ये तो कह दिया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में हमारी कोई चीज हुई तो हम कहेंगे प्रोसेस हुआ। अब ये स्टेट क्या चीज है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगर हम स्टेट को डिफाइन करें, या सिर्फ स्टेट बोले, स्टेट क्या चीज है, स्टेट को हम क्या कह सकते हैं। देखिए मैंने कहा अभी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, ठीक है, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति, ठीक है। इसका मतलब स्टेट को मैं कह सकता हूं कंडीशन, इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन, है ना। तो स्टेट का मतलब आम भाषा में हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी चीज की कंडीशन उसकी स्टेट कहलाएगी, रेफर्स टू इट्स स्टेट। ये भी हमको समझ में आ गया। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या चलते हैं, एक और स्टेप आगे लेते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज को इधर लेके आते हैं और प्रॉपर्टीज से समझते हैं। मैंने कहा अगर प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, if properties are fixed, अगर प्रॉपर्टीज मेरी फिक्स हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी फिक्स है मतलब मेरी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि जब मेरी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है तो कंडीशन भी चेंज नहीं होगी। अब वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोई भी चीज हम लें और वो चीज हमारी चेंज नहीं हो रही है, मतलब प्रॉपर्टीज फिक्स है। इसका मतलब कंडीशन इज फिक्स्ड। इसका मतलब हुआ हमारा कंडीशन इज ऑल्सो फिक्स्ड। हाँ या ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज फिक्स है, उसकी वजह से कंडीशन फिक्स रही, कंडीशन फिक्स रही एंड हेंस स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड। स्टेट विल बी फिक्स्ड। स्टेट फिक्स है का मतलब क्या हुआ, दैट इज नो चेंज इन स्टेट अकर्स। ये चीज समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करी तो कंडीशन चेंज नहीं करेगी, कंडीशन चेंज नहीं करी तो स्टेट चेंज नहीं करेगी, और स्टेट चेंज नहीं करेगी तो माय डियर फ्रेंड्स नो चेंज इन स्टेट अकर्स। स्टेट में कोई चेंज होगा ही नहीं, और प्रोसेस का मतलब ये था चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट में कोई चेंज होगा ही नहीं तो हम कहेंगे हमारा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। समझ में आया। तो प्रोसेस के लिए हम क्या कहेंगे, स्टेट चेंज होना जरूरी है। स्टेट चेंज होने का मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम चेंज होना जरूरी है। कंडीशन चेंज होने का मतलब प्रॉपर्टीज चेंज होना जरूरी है, प्रॉपर्टीज कम ज्यादा होना जरूरी है। ये चीज समझ में आई। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स चलते रहेंगे और इसी तरीके से हम समझते जाएंगे। समझ में आया ये चीज।
ठीक है, ये तो वो एकदम बेसिक चीज प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस के टाइप्स क्या होते हैं। सबने प्रोसेस में दो चीजें तो पढ़ी ही होंगी अपनी 11th-12th में, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यही दो टाइप्स है हमारे। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पहले बात करते हैं। चलिए आइए, तो चलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को आज हम समझते हैं। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रोसेस को आप तब रिवर्सिबल कहेंगे जब वो प्रोसेस अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलाया जाए तो वही सेम पाथ ट्रेस आउट करे जो फॉरवर्ड प्रोसेस में किया था। एंड के आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसका ये जो रिवर्स होने की वजह से जो रिवर्स प्रोसेस आपने किया है इसका कोई भी अफेक्ट ना हो आपके सिस्टम या सराउंडिंग पे। समझ में आया? दोबारा सुनिए, हम किसी भी प्रोसेस को तब रिवर्सिबल कहेंगे अगर उस एक प्रोसेस है यहां से यहां तक किसी भी तरीके से कोई भी प्रोसेस हुआ, ठीक है, उस प्रोसेस को अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलाया जाए तो वो उसी पाथ को फॉलो करे जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। एंड हमारे इस रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस चलाने की वजह से कोई भी अफेक्ट सिस्टम या सराउंडिंग में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा अगर कोई प्रोसेस हो तो हम उसे कहेंगे क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। और प्रैक्टिकली बात करें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एक आइडियल प्रोसेस है। सारे प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो भी आप आम जिंदगी में दुनिया में आसपास देखते हैं, अगर उसको एकदम एक्यूरेसी से देखो तो वो सारे के सारे इरिवर्सिबल है। ओके, और मेन रीजन क्या है, 90% ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो इरिवर्सिबल होने का रीजन है वो होता है हमारा फ्रिक्शन। समझ में आया? तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली हम ये पढ़ते क्यों है फिर रिवर्सिबल, अगर प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये सब एक हाइपोथेटिकल एक आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते क्यों है। देखिए एक्चुअल में क्या हमारी जो भी प्रैक्टिकल से जो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो तो हाईली इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट आप इरिवर्सिबल पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब हौच-पौच हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक सबसे साफ सुथरा केस, एक रिवर्सिबल केस, फिर उसमें जो डेविएशंस हैं उन्हें आप धीरे 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 पढ़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। ऐसे जब आप थर्मो के बाद आईसी आरएसी पावर प्लांट पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो थर्मो में पढ़ा था वो आइडियल केस, और जो आईसी आरएसी और पावर प्लांट में जो एक्चुअल प्रैक्टिकल केस पढ़ रहे हैं उसको कैसे हम समझ पा रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर मेरे को इस तरीके का एक शेप चाहिए हो, ठीक है, तो ये रैंडम शेप बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल को समझते हैं, फिर हम एक रेक्टेंगल में बोलेंगे यहां से एक ऐसा कर दे दो, यहां से ऐसा दे दो, यहां से ऐसा दे दो, इधर से ऐसा दे दो। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस करते जाएंगे और ये हमारे पास इस टाइप से शेप बनता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हमने जो वो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल हमारा हुआ एक आइडियल सिचुएशन। किसी भी सब्जेक्ट में, थर्मोडायनेमिक्स के बाहर भी आप कोई भी सब्जेक्ट को जब पढ़ना जाते हैं तो सबसे पहले उस आइडियल चीज को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ही डिफिकल्ट चीज पे जाते हैं, डायरेक्ट डिफिकल्ट चीज को समझेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, हम सब्जेक्ट पढ़ना ही छोड़ देते हैं फिर। इसीलिए सबसे पहले बेसिक सबसे इजी चीज को करो, उसके बाद धीरे 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 बहुत धीरे धीरे उसमें डिफिकल्टी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। समझ में आया? ये हमारी अप्रोच होती है। तो आप जब स्टडीज कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करें। सबसे इजी सब्जेक्ट पहले कर लीजिए, ठीक है, फिर जब इजी सब्जेक्ट पूरी तरीके से हो गया फिर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हल्का सा उसको करिए, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, ऐसे करते करते क्या जब आपके 80% सब्जेक्ट हो जाएंगे तब आपको लगेगा यार सिर्फ ये 20% ही तो है, चलो इसको खत्म ही करते हैं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है। ओके, ये मोटिवेशन इज द पुश टू फिनिश योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। ओके, अब डिफिकल्ट क्या होते हैं, ये सबका अपना अपना डेफिनेशन है। किसी को थर्मो डिफिकल्ट लगता है तो किसी को टोम डिफिकल्ट लगता है, किसी को मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगता है तो किसी को प्रोडक्शन डिफिकल्ट लगता है। सबके लिए डिफिकल्ट और इजी सब्जेक्ट की डेफिनेशन अपनी पर्सनल होती है, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि उसका डिफिकल्ट ये है मेरे को तो इजी लगता है। हो सकता है मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका बहुत इजी हो सकता है, आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इजी हो सकता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पहले लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो हम क्या कहेंगे, अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस if
in direction it follows the same path without leaving any effect on system or surrounding. समझ में आया? एक प्रोसेस को हम तब रिवर्सिबल कहेंगे अगर उसे रिवर्स डायरेक्शन में करने पे वो सेम पाथ फॉलो करे। सेम पाथ मतलब कौन सा? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पाथ था उसी पाथ को फॉलो करे, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करने पे वो कोई भी अफेक्ट ना छोड़े हमारे सिस्टम या सराउंडिंग पे। ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखें? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? All reversible process are, या फिर ऐसे लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसेस। सबसे एफिशिएंट प्रोसेस किसी भी एक चीज को करने का रिवर्सिबल वाला सबसे एफिशिएंट पार्ट है, ठीक है? और जो इरिवर्सिबल है वो उससे, जो मोस्ट एफिशिएंट से लेस एफिशिएंट होंगे, ठीक है? आर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ऑल प्रैक्टिकल processes are irreversible। अब यहां पे बात आती है कि irreversible प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वो हो गए हमारे क्या? इरिवर्सिबल। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। चलिए आइए इसको भी लिख देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या हो गए? all those processes which are not reversible। सिंपल, ठीक है? वो सारे प्रोसेसेस जो रिवर्सिबल नहीं है वो हो गए हमारे इरिवर्सिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से इरिवर्सिबल हो रहा है हमारा कोई भी प्रोसेस इज फ्रिक्शन, ठीक है? ये लिख लीजिए। मेन कॉज ऑफ irreversibility of a process is फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं इसको ज्यादा स्पेसिफिकली, ठीक है? ये हमारा क्या हुआ? मेन रीजन कोई भी प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। समझ में आएगी? चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, फिर हमें इसको रब करना पड़ेगा, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अच्छे से समझ पाए और डिफरेंशिएट कर पाए कि ये रिवर्सिबल कैसे है, इरिवर्सिबल कैसे है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स जरा पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस का, ठीक है? रिवर्सिबल की डेफिनेशन यही रहने देते हैं
ताकि एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन को कंपेयर कर सकें। ओके तो चलिए अब हम एक रिवर्सिबल का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी भी ग्राफ पे एक प्रोसेस को शो करते हैं। इनिशियल स्टेट से चेंज ऑफ स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, ये लीजिए। ठीक है, 1 से 2 एक प्रोसेस है। मैंने कहा अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल बताना हुआ तो इफ रिवर्स इन डायरेक्शन, अगर मेरे को इसको 2 से 1 अगर चलाऊं तो ये सेम पाथ फॉलो करेगा जो 1 से 2 में था, मतलब यही लाइन, एंड विदाउट लीविंग एन इफेक्ट ऑन द सिस्टम और सराउंडिंग। और 2 से 1 जब ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा होगा तो सिस्टम या सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि 1 से 2 रिवर्सिबल कैसे हो रहा है। ठीक है, हमने कहा हम मान लेते हैं कि 1 से 2 एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये मैंने कह रहा हूं, तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या मैं सही कह रहा हूं। ठीक है, अगर 1 से 2 रिवर्सिबल है तो मैं क्या बात करूंगा, मेरा 2 से 1 पे भी सेम पाथ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, एक तो सेम पाथ, दूसरा नो इफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, अब इन दोनों चीज को हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, मैंने कहा 1 से 2 रिवर्सिबल, तो 2 से 1 एक तो सेम पाथ पे होना चाहिए, दूसरा 2 से 1 होते हुए सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि मेरा 1 से 2 इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया? तो चलिए आइए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 से 2 होने पे हमने ये माना कि हीट एब्जॉर्ब करी। ठीक है, या हम मान लेते चलिए हीट रिलीज करी, हीट इज रिलीज्ड, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, कितनी, कुछ भी एक फिगर मान लीजिए, हमने मान लिया चलिए 50 जूल्स, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, 1 से 2 में 50 जूल्स रिलीज हो रही है, ये हमने माना है। ठीक है, अब इस 1 से 2 को ही हमको बताना है क्या, रिवर्सिबल, हाँ या ना। और अगर इसको रिवर्सिबल होना है तो हम क्या मानेंगे, 2 से 1 होने पे इतना ही हीट एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। उतनी ही जितनी रिलीज हो रही थी। ठीक है, लेकिन अफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग पे नेट अफेक्ट शुड बी जीरो। अफेक्ट नहीं होने का मतलब नेट अफेक्ट इज जीरो। तो चलिए आइए हम सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या अफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिल रहे हैं। सिस्टम को स्टडी करते हैं और सराउंडिंग को स्टडी करते हैं। हमने क्या माना, 1 से 2 प्रोसेस में, ठीक है, सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, देखिए एक साइन कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि हीट रिलीज को इधर ही लिख देते हैं, इसको एक साइन कन्वेंशन बेसिक मान लेते हैं कि हीट रिलीज्ड, इसको हम मान लेते हैं नेगेटिव, और हीट एब्जॉर्ब को मान लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आइए 1 से 2 में क्या हुआ, देखिए 1 से 2 में सिस्टम ने हीट रिलीज करी, रिलीज के लिए मतलब हम बोलेंगे -50 जूल्स, हाँ या ना। 2 से 1 में क्या हुआ, सिस्टम के लिए तो हीट एब्जॉर्ब हुई तो +50 जूल्स, तो हम क्या मानेंगे, नेट अफेक्ट जीरो, सिस्टम पे तो नेट अफेक्ट इज जीरो।
सराउंडिंग के लिए बात करें तो जब 1 से 2 प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, सिस्टम ने हीट रिलीज करी। हीट कहां रिलीज करेगा? वो सराउंडिंग ने। तो सिस्टम ने हीट 50 जूल रिलीज करी, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं सराउंडिंग ने 50 जूल्स एब्जॉर्ब करी, हाँ या ना? तो एब्जॉर्ब करी का मतलब प्लस 50 जूल्स सराउंडिंग के लिए, हाँ या ना? और 2 से 1 के लिए, 2 से 1 के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? 2 से 1 में हीट इज एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 50 जूल। मतलब कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सराउंडिंग ने रिलीज करी। रिलीज के लिए मतलब नेगेटिव, माइनस 50 जूल्स। नेट इफेक्ट क्या हुआ? 1 से 2 और 2 1 का, सराउंडिंग पे भी जीरो, सिस्टम का भी नेट इफेक्ट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 2 इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि 2 से 1 वापस सेम पाथ पे आने से हमारे सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। समझ में आया? तो ये 1 से 2 हो गया हमारा क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का। अब देखिए इरिवर्सिबिलिटी का मेन कॉज क्या मैंने लिखा था? इरिवर्सिबिलिटी होने का सबसे बड़ा रीजन ही है हमारा फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट या वर्क, ये चीज रिकवर नहीं हो सकती। इसीलिए हमें एक्चुअल में इरिवर्सिबल, एक्चुअल मतलब जो प्रैक्टिकलिटी में हर प्रोसेस इरिवर्सिबल दिखता है। ओके, तो चलिए आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका? इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ओके, देखिए एक ऐसा प्लैंक ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लैंक मेरा फिक्स है। अब इस प्लैंक पे एक ब्लॉक हम पुश करते हैं, ठीक है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, स्टेट 1। और जब ब्लॉक यहां आ जाएगा तो ये मेरी कहलाएगी स्टेट 2, ठीक है। तो मेरा ब्लॉक ये देखिए यहां दिखा दे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, 1 से 2 तक ब्लॉक को पहुंचाने में, जब 1 से 2 हो रहा था तो क्या होगा? देखिए 1 से 2 में हम इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लॉक मेरा यहां से यहां तक पहुंचा, तो क्या होगा? ये जो ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो हमारा फ्रिक्शनल लॉसेस होगा, उसकी वजह से क्या होगा? कुछ हीट या हम ऐसे कह सकते हैं कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। डिसिपेट मतलब अगर अभी मैं बात करूं सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट कहां होती है? सिस्टम से सराउंडिंग पे। तो हम क्या बात करेंगे? 1 से 2 में हीट इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब दैट इज कि 1 से 2 में यहां ब्लॉक यहां से यहां आने पे जो ब्लॉक और प्लैंक के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है और वो सराउंडिंग में रिलीज हो रही है। सराउंडिंग में रिलीज हो रही का मतलब क्या हुआ? दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग। समझ में आ गया? अब हम क्या बात करते हैं, अगर हम इस ब्लॉक को वापस 2 से 1 लेके आते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी एनर्जी, जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस हुआ था 1 से 2 में, वो वापस मिल जाएगा। वो 2 से 1 लाने में भी इसके और इसके बीच में फ्रिक्शनल लॉसेस तो होगा, तो वापस हीट डिसिपेट होगी सराउंडिंग में। तो 2 से 1 में भी हीट इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग। इसका मतलब हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस का मतलब 1 से 2 जाना एंड 2 से वापस रिवर्स डायरेक्शन में आना, सराउंडिंग
एब्जॉर्ब्स हीट या एनर्जी, ठीक है। दोनों ही केस में सराउंडिंग एब्जॉर्ब करिए। अभी देखिए 1 से 2 में सराउंडिंग क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। यहां पे 2 से 1 में सराउंडिंग रिलीज। एक में जितना हीट एब्जॉर्ब दूसरे में उतना ही रिलीज, इसीलिए नेट इफेक्ट हुआ 0 सराउंडिंग पे। यहां पे 1 से 2 में भी सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रही है, 2 से 1 में भी सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रही है हमारी, ठीक है। तो दोनों ही केस में हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज नेट इफेक्ट ऑन सराउंडिंग विल नॉट बी 0। अगर नेट इफेक्ट 0 नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, किसी भी प्रोसेस का रिवर्सिबल मतलब सेम पार्ट ट्रेवल करते हुए कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए सिस्टम या सराउंडिंग पे। हमारे यहां सराउंडिंग पे तो नेट इफेक्ट 0 नहीं है, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर प्रोसेस 1 से 2 इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया फ्रेंड्स। इसका मतलब 1 से 2 तक अगर आप एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं तो ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये देखिए बड़ी एक इजी और बड़ी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है ये इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल को पहचानने के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं है। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के हमारे पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ आगे पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको जिन जिन चीजों की बेसिक नॉलेज क्लैरिटी से होनी चाहिए उन चीजों को अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोसेस हो गए, अब आप थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज कब हमारी रिवर्सिबल है, कब इररिवर्सिबल है। समझ में आया। तो चलिए अब आप ये वाला पार्ट लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम होगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल या सीएस का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखे उसको भी थर्मोडायनेमिक्स हम सिखा दें। इस तरीके से हम इस वीडियो को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड अपने फ्रेंड जिनका थर्मोडायनेमिक्स वीक है या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए कि ये देख ऐसे होता है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया फ्रेंड्स। ओके चलिए लिख लीजिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक करना ना भूलें।